इश्क में ताजमहल हो जाना आपने सुना होगा, लेकिन क्या आपने इश्क में हॉस्पिटल हो जाना सुना है? नहीं सुना तो आज सुनिए कहानी ऐसे प्रेम की जिसके चलते भारत के पहले कैंसर हॉस्पिटल की नींव रखी गई। कैसे एक हीरे को गिरवी रखकर बची एक कंपनी और फिर उसी हीरे को बेचकर बची लाखों की जान। इस कहानी का तेंदुलकर से क्या कनेक्शन है और कैसे आता है इस कहानी में होमी जहांगीर भाभा का नाम, सब जानेंगे आज के एपिसोड में। नमस्कार, मेरा नाम है निखिल और आप देख रहे हैं ऐतिहासिक किस्सों कहानियों से जुड़ा हमारा रोजाना का कार्यक्रम तारीख। साल 1988 की बात है। 14 और 16 साल की उम्र के दो लड़के क्रिकेट के मैदान में गर्दा उड़ा रहे थे। 664 रन की पार्टनरशिप और पार्टनर्स के नाम सचिन रमेश तेंदुलकर और विनोद कांबली। जिस पारी से पहली बार दुनिया ने सचिन का नाम सुना वो हैरिस शील्ड नाम के एक इंटर स्कूल टूर्नामेंट में खेली गई थी। हैरिस शील्ड की शुरुआत 1886 में हुई थी और जिसने शुरुआत की उनका नाम था सर दोराबजी टाटा। टाटा ग्रुप के जन्मदाता जमशेद जी टाटा के बेटे। क्रिकेट के अलावा और खेलों से भी दोराबजी का गहरा रिश्ता था। वो भारतीय ओलंपिक संघ के पहले अध्यक्ष थे और 1920 में उनकी ही बदौलत भारतीय खिलाड़ियों का पहला दल ओलंपिक में हिस्सा ले पाया था। बाकायदा 3 खिलाड़ियों को तो उन्होंने अपने पैसे पर भेजा था। ये दोराबजी ही थे जिन्होंने अपने पिता के सपने टाटा स्टील को समृद्ध किया और टाटा पावर की नींव रखी। ये दोनों कंपनियां आज टाटा ग्रुप की सबसे बड़ी पहचान है। हालांकि दोराबजी की पहचान सिर्फ एक बिजनेसमैन तक सीमित नहीं है या इंडस्ट्रियलिस्ट कहना चाहिए, वहीं तक सीमित नहीं है। उनकी कहानी में एक लड़की का किरदार बहुत जरूरी है। कहानी जिसकी शुरुआत होती है साल 1896 में। दोराबजी की उम्र 35 के पार हो गई थी और पिता जमशेद जी उनकी शादी को लेकर चिंता में रहने लगे थे। पुरानी फिल्मों में जैसा होता है ऐसे में एक ही आदमी आपके काम आता है, आपका पुराना दोस्त। एक रोज जमशेद जी मैसूर में अपने बचपन के दोस्त से मिलने पहुंचे और वहां दोस्त की बेटी को देखते ही उन्होंने उसे मन ही मन अपनी बहू मान लिया। पढ़ने खेलने से लेकर तमाम चीजों में काबिल इस लड़की का नाम था मेहरबाई। लेकिन अभी भी एक दिक्कत बाकी थी। दोराबजी से शादी के बारे में सीधी सीधी बात करना मुश्किल था, चिढ़ते होंगे। ऐसे में उनके बगावती तेवर सामने आते थे। लिहाजा जमशेद जी ने एक दूसरी तरकीब निकाली। उन्होंने कारोबार के बहाने दोराबजी को मैसूर भेज दिया। साथ ही बातों बातों में ये भी कह दिया कि वे उनके बचपन के दोस्त से हालचाल पूछाएं। 3 निशाने पर बैठा और 1897 में ठीक वैलेंटाइन डे के रोज मेहरबाई और दोराबजी की शादी हो गई। दोराबजी जहां खेलों के पैरोकार थे वहीं मेहरबाई खुद ही एक जबरदस्त खिलाड़ी थी। 1924 में पेरिस ओलंपिक्स में भाग लेने वाली वो पहली भारतीय महिला थी और उनका एक इंट्रोडक्शन ये भी है कि उनके भाई जहांगीर एक नामी वकील थे जिनकी औलाद आगे जाकर भारत में परमाणु क्रांति की वजह बनी। औलाद का नाम होमी जहांगीर भाभा। फिल्मों की माने तो अधिकतर प्रेम कहानियों का अंत शादी में होता है, लेकिन दोराबजी और मेहरबाई की कहानी शादी के बाद शुरू हुई। एक किस्सा आप सुनिए। साल 1924 की बात है। टाटा स्टील की माली हालत उन दिनों कुछ खराब चल रही थी। तब मेहरबाई ने अपने सबसे कीमती संपत्ति को दोराबजी को सौंप दिया ताकि उससे गिरवी रखकर वो बैंक से लोन ले सकें। ये कीमती संपत्ति जुबली डायमंड नाम का हीरा था जो शादी के कुछ साल बाद दोराबजी ने मेहरबाई को तोहफे में दिया था। 245 कैरेट का यह हीरा लंदन से खरीदा गया था। कोहिनूर से 2 गुना आकार वाले इस हीरे की कीमत 1 करोड़ से भी ऊपर थी। जैसा हम बार बार बताते हैं, आप अपने जहन में वो बात डालिए कि ये 1 करोड़ कब के हैं। जब कंपनी की हालत सुधरने लगी तो दोराबजी ने इस हीरे को वापस हासिल कर लिया, लेकिन किस्मत ऐसी कि मेहरबाई इसे फिर कभी पहन नहीं पाई। 1931 में एक खतरनाक कैंसर से उनका देहांत हो गया। भारत में तब कैंसर असाध्य बीमारी थी। दुनिया भर में इसके इलाज का तरीका अपने शुरुआती चरणों में ही था। रेडियम से की जाने वाली रेडिएशन थेरेपी कैंसर के इलाज के लिए सबसे ज्यादा इस्तेमाल में थी, लेकिन भारत में सिर्फ 1-2 संस्थान थे जो रेडियम पर शोध कर रहे थे। लिहाजा काफी कोशिशों के बावजूद मेहरबाई की जान बचाई नहीं जा सकी। पत्नी की मृत्यु से दुखी दोराबजी ने उनकी याद में 2 ट्रस्ट शुरू किए, लेडी टाटा मेमोरियल ट्रस्ट और सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट। ये दोनों संस्थाएं परोपकार के काम के लिए बनी थी। दिलचस्प बात यह कि जुबली हीरा जिसे दोराबजी अपनी पत्नी के लिए छुड़ा कर लाए थे क्योंकि वो गिरवी था, ट्रस्ट के फंड्स जुटाने के लिए उन्होंने इसे बेचा भी। इस दौरान दोराबजी को मुंबई के तत्कालीन गवर्नर, मुंबई था तब, सर फ्रेडरिक साइक्स ने सलाह दी कि वो कैंसर के इलाज के लिए रेडियम संस्थान की शुरुआत करें।
दोराबजी तब बंबई के एक अस्पताल में रेडियम विंग बनाने में जुटे थे, लेकिन ये काम शुरू होता उससे पहले ही 1932 में उनकी भी मृत्यु हो गई। हालांकि जिस जज्बे के साथ दोराबजी ने अपनी यात्रा शुरू की वो कम नहीं हुआ। दोराबजी के अधूरे सपने को पूरा करने के लिए सर नौरोजी सकलतवाला टाटा ग्रुप के नए अध्यक्ष बने। सकलतवाला रिश्ते में जमशेदजी टाटा के भांजे थे और इसी तरह दोराबजी के साथ उनका ममेरे भाई का रिश्ता बैठता था। टाटा ग्रुप के साथ साथ दोराबजी ट्रस्ट की जिम्मेदारी भी उन्हीं के कंधों पर आई। एक रोज समुद्री यात्रा के दौरान सकलतवाला की मुलाकात डॉक्टर जॉन स्पाइस से हुई। स्पाइस बीजिंग चीन के एक मेडिकल कॉलेज में कैंसर विभाग के प्रमुख थे। सकलतवाला ने भारत में कैंसर हॉस्पिटल बनाने के लिए उनकी मदद मांगी और डॉक्टर स्पाइस तैयार भी हुए। इसके बाद एक बार और हॉस्पिटल की शुरुआत में रुकावट आई जब 1938 में सकलतवाला की दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। इसके बाद टाटा ग्रुप और टाटा ट्रस्ट की जिम्मेदारी जेआरडी टाटा को मिली। जेआरडी ने फैसला किया कि टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल नाम का एक अस्पताल बनेगा, लेकिन उसमें किसी भी तरह से ब्रिटिश सरकार का कोई हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। 30 लाख रुपए के फंड से अस्पताल का निर्माण शुरू हुआ। इसी बीच 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हुई और अस्पताल के निर्माण के लिए विदेश से जिन विशेषज्ञों को बुलाया गया था वो काम बीच में छोड़कर चले गए। डॉक्टर स्पाइस भी वापस चीन गए। अस्पताल के निर्माण का काम ठप हो गया। इसके बाद भी जेआरडी टाटा हार नहीं मानते हैं। जैसे तैसे करके 2 साल के अंदर उन्होंने अस्पताल का काम पूरा करवाया और फरवरी 1941 में यह बनकर तैयार हो गया। 7 मंजिला इमारत में बनाया अस्पताल तब सभी आधुनिक सुविधाओं से लैस था और भारत ही नहीं बल्कि पूरे एशिया में अपनी तरह का पहला कैंसर हॉस्पिटल था। इसका उद्घाटन करते हुए बॉम्बे के तत्कालीन गवर्नर सर रॉजर लुमले ने कहा था, यह अस्पताल कैंसर के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय लड़ाई में भारत का पहला बड़ा योगदान है। दशकों तक टाटा मेमोरियल अस्पताल एशिया में कैंसर के इलाज का एकमात्र केंद्र रहा और साल 1952 में यहीं भारतीय कैंसर अनुसंधान केंद्र की शुरुआत भी हुई। 1957 तक यह अस्पताल टाटा ट्रस्ट के अंडर ही चलता रहा। फिर भारत सरकार ने इसे स्वास्थ्य मंत्रालय के अधीन कर लिया। इस वक्त तक कैंसर के इलाज में रेडिएशन का अधिकाधिक उपयोग होने लगा था, इसलिए 1962 में टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल को डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी को सौंप दिया गया। वर्तमान यानी साल 2023 में भी ये परमाणु ऊर्जा विभाग के तहत ही काम करता है। आज हर साल यहाँ 65,000 कैंसर के मरीजों का इलाज होता है और इनमें से 70% से अधिक का इलाज मुफ्त किया जाता है। टाटा ग्रुप से जुड़ी ऐसी ही कहानी आपके लिए हम लाते रहेंगे। आज का एपिसोड यहीं पर समाप्त, लेकिन अंत में जाते आते एक महत्वपूर्ण जानकारी। लौट आए हैं चुनाव और लौट आई है दी ललन टॉप चुनाव यात्रा भी। कर्नाटक की राजनीति का हाल बताने के लिए निकल पड़ी हमारी टीम्स। आने वाले कुछ दिनों में ये टीमें कर्नाटक का चप्पा चप्पा नापेंगी और आपके लिए ग्राउंड से 360 डिग्री कवरेज लाएंगी। तो जानने के लिए कर्नाटक चुनाव की हर एक बात जुड़े रहिए दी ललन टॉप की चुनाव यात्रा के साथ। आज का एपिसोड तारीख वाला लिखा था हमारे साथी कमल ने और इसे कैमरे पर रिकॉर्ड किया था जतिन ने।